नमस्कार, आवाज देश की में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा। आवाज देश की में आज हम बात करेंगे भारत लोकतंत्र की जननी विषय पर, और ये विषय इसलिए आया है क्योंकि G20 की अध्यक्षता में G20 समिट बहुत ही सफलतापूर्वक हम लोगों ने भारत में आयोजित किया। अब G20 की अध्यक्षता के अंतर्गत ही हमारा कह सकते हैं कि ये आखिरी इवेंट होगा हमारी अध्यक्षता में। ये है P20 यानी कि पार्लियामेंट 20। पार्लियामेंट 20 क्या है और भारत किस तरह से लोकतंत्र की जननी है, दो विशेषज्ञ मेहमानों से जानने की कोशिश करेंगे। और जनता जनार्दन छात्र और छात्राओं के रूप में हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि भारतीय लोकतंत्र के बारे में युवा क्या समझता है, क्या जानता है, और वैश्विक लोकतंत्र में हम कितना महत्व रखते हैं। दो विशेषज्ञ मेहमान हैं और विशेषज्ञ मेहमानों से करवा देता हूं आपका परिचय। हमारे साथ सुजीत कुमार जी हैं, बीजेडी के माननीय सांसद, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और स्वागत है जनता जनार्दन का। P20 चूंकि आप दोनों माननीय सांसदों का ही विषय ज़्यादा है, और मैं चाहूँगा कि जितने भी विषय आए उनका निराकरण आप करें और आप जो है विस्तार से बताएं कि आखिरकार P20 क्या है और हम लोग जो इसकी मेज़बानी कर रहे हैं उसका महत्व, उसकी विशेषता क्या है। P20 जो है वो देश की, संसार की जितने भी पार्लियामेंट हैं उनके पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन है जी। जैसे राष्ट्राध्यक्षों का सम्मेलन हुआ G20, पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन है P20। पीठासीन अधिकारी यानी लोकसभाओं के जो अध्यक्ष हैं, जैसे हमारे यहाँ लोकसभा राज्यसभा के सभापति और अध्यक्ष हैं, ऐसे अन्य देशों में जो उनकी संसद के अध्यक्ष हैं वो सब पीठासीन अधिकारी किसी न किसी देश में वर्ष में एक बार इकट्ठा होते हैं, और इकट्ठा होने के बाद अपने अपने देश की संसदों की कार्रवाई के संबंध में चर्चा करते हैं, और चर्चा करने के बाद एक निष्कर्ष निकालते हैं कि लोकतांत्रिक पद्धति में क्या परिवर्तन करना चाहिए और कैसे संसद और विधानसभाओं को जनता के प्रति अधिक उत्तरदायी बनाना चाहिए, इस पर चर्चा करते हैं। ये एक अच्छी पहल है, P20 G20 के क्रम में हो रहा है। और निश्चित तौर पर एक बात तो तय है कि हिंदुस्तान जो है मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। हिंदुस्तान ने ही सबसे पहले लोकतंत्र को स्थापित किया था, और ईसा की 12वीं शताब्दी पूर्व कर्नाटक के वसव कल्याण क्षेत्र में कल्याण मंडपम के नाम से लोकसभा की स्थापना हुई थी। 729 सदस्यीय पार्लियामेंट उसमें बनी थी। आसपास के क्षेत्रों का, न जाति का, न धर्म का, न व्यापार का कोई व्यक्ति नहीं था जिस कैटेगरी को रिप्रेजेंट ना किया गया हो। और बाद में तो विस्तार से चर्चा करूंगा, लेकिन उसके एक विशेष बताता हूं। एक महिला को नॉमिनेट किया गया था, और उस महिला को उसके पति ने कहा कि नहीं, तुम पार्लियामेंट में नहीं जाओगी। जब वो जाने लगी जिद करके, तो उसने धोती पकड़ लिया और उसने घूमकर अपनी धोती उतरवा दी, और जैसे द्रौपदी का चीरहरण हुआ था उस तरह का दृश्य वहां आया था। उस महिला ने यह तय किया कि मैं जीवन भर वस्त्र नहीं पहनूंगी, और पति के वस्त्र उतार गई। सौभाग्य की बात यह थी कि उस महिला के जो बाल थे पिंडली तक थे, और चारों तरफ का उसका शरीर ढका था। जीवन भर उसने वस्त्र नहीं पहना, लेकिन वस्त्र शरीर का कोई हिस्सा उसका देख नहीं पाया। वो उस पार्लियामेंट की मेंबर थी, अक्का महादेवी उसका नाम था। मैं खुद स्वयं देख कर आया हूँ वहाँ पर, और उनके सबके चित्र, कोई वर्ग ऐसा नहीं था, कुम्हार हो, कहार हो, और जूता गांठने वाले, सब वर्ग के सबके फोटो मेरे पास हैं। उनको सबको उन्होंने दिया था। और बसवन्ना महाराज के पहले प्रधानमंत्री थे, और योगी महाप्रभु के पहले राष्ट्रपति थे। 6 माह राष्ट्रपति का तय नहीं हुआ था, इसलिए 6 माह संसद लेट बैठी थी। चयन होने के बाद, पद्धति चयन की थी, मनोनयन की थी, इलेक्शन की नहीं थी, लेकिन चयन होने के बाद जब बैठी थी तब जब वो राष्ट्रपति तय हो गए थे। क्या बात है। और शायद इसीलिए, क्योंकि नारी शक्ति में इतनी शक्ति है कि वो लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास भी रख सकती है, उसका निर्माण भी कर सकती है, और उसको कैसे
आगे बढ़ाना है, उसका विस्तार कैसे करना है, वो नारी शक्ति से बेहतर कोई नहीं कर सकता। और यही भांपते हुए संभवतः हमारे प्रधानमंत्री ने 35% प्रतिनिधित्व नारी शक्ति को देने की का ऐलान किया है, उसकी घोषणा की है। ये कितनी महत्वपूर्ण है? वो तो कानून बन गया है क्योंकि राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो गए। वो कितनी महत्वपूर्ण है हमारे लोकतांत्रिक व्यवस्था, और जब हम बात करते हैं कि हम लोकतंत्र की जननी है भारत। देखिए, ये एक ऐतिहासिक विधेयक है पृथ्वी जी, 35 नहीं 33%। जी, लेकिन जैसे अभी ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, तो मैं बधाई दूंगा सरकार को कि ये नारी वंदन विधेयक ये जो पारित हुआ है। हम लोग देखते हैं कि जब पंचायत में मैं जाता हूँ, मैं उड़ीसा में जहाँ जब जाता हूँ मेरे पॉलिटिकल वर्क के लिए, कोई भी सरपंच या फिर ब्लॉक प्रमुख या जिला परिषद कोई सदस्य से मिलता हूँ, तो मैं सबसे अपने मन में पूछता हूँ कि यहाँ पे विकास कुछ ज़्यादा हुआ है क्या? यहाँ पे महिला सरपंच हैं या महिला जिला प्रमुख हैं, तो इससे विकास में कुछ ज़्यादा हुआ क्या? विकास में खासकर महिलाओं के विषयों पे कुछ ज़्यादा इसमें फोकस रहा है क्या? और मैं हमेशा पाया हूँ कि ये सच है। और जो हम सोचते हैं कि सरपंच पति ये बहुत भारी रहते हैं जी। काम में, ये दखल अंदाजी करते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा नहीं है। तो बहुत ही एक अच्छा ये ऐतिहासिक अभी ये कदम है। और महिलाओं के आने से हर क्षेत्र में, जैसे स्वास्थ्य से लेके शिक्षा लेके हर क्षेत्र में गुड गवर्नेंस का ये रहेगा। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ 1993 में 74 जो विधेयक जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया था, जो पंचायती राज और अर्बन लोकल बॉडीज़ का, उससे पहले 1992 में उड़ीसा पहला राज्य था भारतवर्ष का जहाँ पे 33% महिलाओं को आरक्षण दिया गया था। बाद में वो 50% कर लिया, अभी 18 राज्यों में 50% है। आप देखिए पंचायती राज कितना मजबूत होते जा रहा है जिस राज्यों में ये है। और ये खास बात है कि जो जननी मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं, मदर ऑफ डेमोक्रेसी में हमारी वेदों में है सभा समिति का प्रचलन, ये 3000 साल पहले हमारे वेदों में लिखा हुआ है। तो जब हम कहते हैं कि रोम इज़ द मदर ऑफ डेमोक्रेसी, वेस्टर्न फिलोसफी वेस्टर्न लिटरेचर जब कहती है, तो ये हंसने वाली बात है, क्योंकि रोमन एम्पायर के 1500 साल बाद में आया रोमन एम्पायर। जब उससे 1500 साल पहले हम लोग सभा समिति का बात करते थे, और वहाँ पे महिलाएं भी बैठती थी, वहाँ पे महिलाएं भी वो सभा समिति में वो अध्यक्षता करती थी। जी, महिलाओं का जिक्र बार बार यहाँ पर हो रहा है, और यहाँ पर भी काफ़ी नारी शक्ति है। वो समय निकाल कर जो है अपना जो है सहभागिता इस कार्यक्रम में ज़रूर देंगी। लेकिन यहाँ पर ये भी बात है कि बहुत सारे ऐसे देश हैं जो लोकतांत्रिक व्यवस्था वाले कहे जाते हैं, लेकिन वहाँ पर भी, और बहुत आधुनिक परिवेश वाले वो देश कहे जाते हैं, लेकिन वहाँ पर स्त्रियों को अपने वोट के अधिकार के लिए एजिटेशन करना पड़ा, आंदोलन करना पड़ा। लेकिन हम वो एक लोकतांत्रिक व्यवस्था वाले देश हैं कि जैसे ही 1947 में हम आज़ाद हुए, हमने जो है समानता की भागीदारी लोकतांत्रिक व्यवस्था में वोट के माध्यम से, मताधिकार के माध्यम से महिलाओं को दी। वो कितना महत्वपूर्ण? निश्चित तौर पर लोकतंत्र में समाज की आधी शक्ति की सहभागिता अगर नहीं होगी तो सही मायने में वो लोकतंत्र नहीं कहा जा सकता। और इसी को लेकर शुरुआत में जिसकी जिक्र अभी हमारे सुजीत जी ने किया है, नगरीय और ग्रामीण सिस्टम जो हमारा लोकतंत्र का बेसिक सिस्टम है, वहाँ पर महिलाओं की सहभागिता दी गई। 33% आरक्षण ऑलरेडी नगर निगमों में, नगर पालिकाओं में, नगर परिषदों में, जिला पंचायतों में और ग्राम पंचायत तक है। शुरुआत में जरूर दुर्भाग्य था कि महिला केवल घूंघट में रहती थी, महिला जनप्रतिनिधि, और पति उसकी पावर को एक्सरसाइज करता था। केवल हस्ताक्षर करने की, अंगूठा लगाने भर की ताकत थी। लेकिन धीरे धीरे क्रमशः आज जो लोकतंत्र की स्थिति आई और उनमें महिलाओं की सहभागिता आई है, निश्चित तौर पर यह बात तय है कि महिलाओं की सहभागिता से लोकतंत्र भी मजबूत हुआ है और डिलीवरी भी हमारी बहुत बेहतर हुई है। जनता के बीच में काम करने की पद्धति में सुधार हुआ है, क्योंकि महिला जानती है गली मोहल्ले का, घर का हाल। इसलिए, और जिसकी चर्चा मैंने की थी, उस महिला का चित्र मैं दिखाना चाहता हूं। ये चित्र है उस महिला का, सारा शरीर उसका बालों से ढका रहा, और ये उस पार्लियामेंट का चित्र है। एक बार नाम और फिर से बता दें। अक्का महादेवी नाम की ये महिला है, जिनके पति ने वस्त्र उतरवा लिया था कि तुम संसद में नहीं जाओगी। उसने कहा नहीं, मैं संसद में जाऊंगी और पति के दिया हुआ कोई शरीर में धारण नहीं करूंगी,
अपने बालों से उसने सारे शरीर को जीवन भर ढक के रखा। और पार्लियामेंट में भी देखिए वो महिला खड़ी है और पार्लियामेंट लगी हुई है, और उस पार्लियामेंट में भी उस महिला का शरीर का कोई हिस्सा नहीं दिख रहा, लेकिन वो पार्लियामेंट की सदस्य बनी। लोकतंत्र के प्रति महिलाओं की कितनी आस्था थी, ये उसका द्योतक है। क्या बात है विजय जी, आपने जान लिया कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में हम लोग अभी से नहीं, प्राचीन काल से हम लोग न केवल मानते हैं लोकतांत्रिक व्यवस्था को, बल्कि उसका अनुपालन कर रहे हैं। और आधुनिक व्यवस्था में भी बहुत सारे लोग ऐसे रहे जब हम आज़ाद हुए कि इतनी विविधता वाला देश, इतने रंग रूप भाषा परिधान वाला देश क्या लोकतांत्रिक व्यवस्था में जीवित रह पाएगा। सब लोग, कुछ लोगों ने तो भविष्यवाणी कर दी कि ये व्यवस्था बहुत ज़्यादा दिन तक चलेगी नहीं, चरमरा जाएगी। लेकिन आज जब हम 75 वर्ष अपनी आज़ादी के पूरे कर चुके हैं, किस तरीके से देखते हैं हमारी इस व्यवस्था को? देखिए, ये जो विविधता है भारत की, वो तो इसका सौंदर्य है। और लोकतंत्र की मूल भावना इस बात में निर्भर करती है कि समन्वय कितना होता है। समन्वय उसका आधार है। तो भारत की विविधता और लोकतंत्र की मूल भावना समन्वय, इन दोनों को मिलाकर हम देखें तो कहीं कोई समस्या नहीं दिखाई देती है। लोकतंत्र के प्रति भारतीयों में आस्था उसकी घुट्टी में है, कोई उसे पढ़ाया नहीं जाता है, जन्म से उसे घुट्टी में मिलती है। और लोकतंत्र के प्रति जो हमारी दृढ़ आस्था है, वही लोकतांत्रिक भावनाओं, लोकतांत्रिक मूल्यों को हमारे जीवन व्यवहार में शामिल करता है। रही बात लोकतंत्र को आगे बढ़ाने की, तो निश्चित तौर पर भारत लोकतंत्र की जननी रही है, इसे तो पूरी दुनिया मानता है। इसका गौरव, इसका यश भारत को प्राप्त है। लेकिन लोकतंत्र को जन्म देने वाली इस यशोभूमि की भूमिका अब बदली हुई भूमिका है। अब उसका दायित्व लोकतंत्र को, लोकतांत्रिक भावनाओं को, लोकतांत्रिक मूल्यों के जन्मदाता के रूप में नहीं, बल्कि उसके प्रचारक, उसके विस्तारक के रूप में है। इसीलिए इस P20 का आयोजन महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस P20 के माध्यम से लोकतंत्र के संदर्भ में जो भारत की व्यापक भावना है, उसका पूरी दुनिया में प्रसार होगा। और यह प्रसारक की भावना, भारत इसको आगे बढ़ाएगा, उसमें नेतृत्व कर रहा है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि जिन चीज़ों की इस दुनिया में आवश्यकता है, उसका नेतृत्व भारत कर रहा है। इसलिए भारत विश्वगुरु होगा और है। इसलिए भारत की बदली हुई भूमिका है। अब पूरी दुनिया में भारत को भारतीय परंपरा में मौजूद लोकतांत्रिक मूल्यों और भावनाओं का विस्तार करना है, प्रसार करना है, और उस दिशा में भारत चल पड़ा है। उसका प्रकटीकरण है यह P20 और P20 का। जी, क्या सुजीत जी सही बात है कि कहीं ना कहीं अब जो है विस्तारक की भूमिका में हम लोग आ गए हैं, और लोकतांत्रिक व्यवस्था को जो है पूरे विश्व में, जिस तरीके से हमने देखा कि हमें अध्यक्षता मिली G20 की, और हमने इसका विस्तार कर दिया, और हमने अफ्रीकी देशों को भी इससे जोड़ लिया। बिल्कुल। तो हम लोग विस्तारक तो हैं ही, लेकिन क्या P20 वो माध्यम बनने वाला है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मैं दो बातें कहूँगा। एक, 19 देशों और यूरोपियन यूनियन का समूह को लेके G20 होता है, तो ये तो तय है कि हर कंट्री को अध्यक्षता करने का मौका मिलेगा। लेकिन आज तक G20 में इतना कार्यक्रम और इतना सफल आयोजन कोई भी देश नहीं कर पाया था। पूरा देश को इसमें शामिल किया गया। ऐसा नहीं कि सिर्फ दिल्ली में ही एक आयोजन, हर राज्य में, 60 शहर में, 400 जगह पे, यूनिवर्सिटी को लीजिए, सिविल सोसाइटी को लीजिए, वुमेन ग्रुप को लीजिए, यूथ ग्रुप को लीजिए, पार्लियामेंट P20 को लीजिए, बिजनेस ग्रुप्स को लीजिए, हर वर्ग के लोगों को शामिल किया गया। ये अपने में एक, ये जो इंक्लूसिविटी का बात हो रहा है और सहभागिता का बात हो रहा है, ये एक बहुत बड़ा मिसाल है। दूसरा, हम लोग अमृत काल का बात करें। अभी जो हमारा जो 24-25 साल है, 2047 में जब हम लोग 100 साल हमारे आज़ादी का जो मनाएंगे, तो ये 25 साल भारत का है। मैं मानता हूँ ये 25 साल भारत का है विश्वगुरु बनने में और एक विकसित देश बनने में। ये 25 साल हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और आज जो ग्लोबल साउथ, अफ्रीकन कंट्रीज़ लीजिए, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ लीजिए, एशिया के बहुत सारे देश हैं, ये सब भारत की तरफ देख रहे हैं कि भारत ग्लोबल साउथ का लीडर है। कोई भी देश, देखिए उस समय बहुत सारे देश हमारे साथ आज़ादी मिला था उन लोगों को, लेकिन सफल गणतंत्र बहुत कम देश हुए हैं। और इतना सफल आज हमारी 2-3 अगर मैं इंडिकेटर लूँगा, हमारा लिटरेसी रेट 14% था 1947 में, वुमेन लिटरेसी रेट 2.3% था। आज लगभग 80% हमारी लिटरेसी रेट है। हमारा पर कैपिटा GDP, उस समय हम लोग के पास खाना नहीं था। मेरे को एक याद है 1966 का एक कार्टून, जब मिसेस इंदिरा गांधी अमेरिका गई थी, प्रधानमंत्री थी, तो न्यूयॉर्क टाइम्स में एक हेडलाइंस आया था कार्टून, हियर कम्स इंडियन प्राइम मिनिस्टर विद ए बेगिंग बाउल। वो व्हाइट हाउस प्रेसिडेंट से मिलने जा रही थी, तो एक कार्टून आया था न्यूयॉर्क टाइम्स का। जब वो वापस आई, मैं बहुत बातों पे सहमत नहीं हूँ मिसेस गांधी से, लेकिन
उनका लीडरशिप उसके बाद MS स्वामीनाथन और मिसेस गांधी और उनकी टीम, नॉर्मन बर्लोग साइंटिस्ट थे, वो वापस आए इंडिया। वो बोले कि नेवर अगेन विल इंडिया हैव टू आस्क फॉर फूड एड टू एनी अदर कंट्री, और ग्रीन रेवोल्यूशन का स्टार्ट हुआ। आज भारत मिल्क में, वेजिटेबल्स में, फूड में वर्ल्ड का हाईएस्ट प्रोड्यूसर है। हम लोग सिर्फ सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, हम लोग एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो ये भारत का बदलाव है, और अभी तो बस शुरुआत ही हुआ है। 25 साल मैं कह रहा हूँ, अगला 25 साल भारत का सबसे महत्वपूर्ण अभी 25 साल है, और वी विल बी एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। मैं कहना चाहता हूं, पोखरण विस्फोट के समय पर कितना दबाव था, अंतर्राष्ट्रीय दबाव भारत के ऊपर। सभी देशों ने हमारे ऊपर सैंक्शंस लगा दी थी, प्रतिबंध लगा दिए थे। और मैं अपना उदाहरण दूंगा, उस रात हम लोग पार्लियामेंट्री डेलीगेशन में विदेश जा रहे थे, ऑस्ट्रिया की धरती पर उतरे थे 11 बजे। इतने ठंडे देश में इतना गर्म टेम्परेचर था, पॉलिटिकल टेम्परेचर, कि वहाँ के राजनीतिक लोग हम लोगों का स्वागत करने नहीं आए। जब उनसे बाद में पूछा गया कि भाई आखिर हम अपनी सुरक्षा के लिए अगर कर रहे हैं तो हम किसी देश पर हमला तो करने नहीं जा रहे हैं, तो एक शब्द उन्होंने कहा था कि गांधी के देश से हमको ये उम्मीद नहीं थी। लेकिन 1.5 दिन लग गया उनको इस बात पर कन्विंस करने पर कि हमारे जो पड़ोसी देश हैं उनके साथ जो हमारी कठिनाइयां हैं, उसके लिए हम ये सब तैयारियां अपनी कर रहे हैं। हम किसी देश पर हमलावर होने के लिए या कहीं सीमा विस्तार अपना करने के लिए इस तैयारी नहीं कर रहे हैं। एक बात और कहें, अटल जी ने उस वक्त बिल्कुल साफ साफ शब्दों में कहा था, और आज तो नरेंद्र मोदी जी जैसा दृढ़ व्यक्तित्व देश की बागडोर संभाले हुए है, कोई चुनौती देने की कोशिश करेगा तो उस चुनौती को स्वीकार भी करेंगे और जवाब भी देंगे। और इसीलिए उन्होंने कहा है कि ये जो अमृत काल की चर्चा आदरणीय सुजीत जी ने की है, इस अमृत काल में 2047 तक भारत विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में खड़ा होगा, 2028 तक विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनेगा। तो ये दृढ़ आत्मविश्वास, दृढ़ इच्छा शक्ति और दृढ़ नेतृत्व के कारण संभव हो रहा है, और यही भारत के लिए मजबूती का आधार बनेगा। जी जी, क्या P20 को लेकर कोई कुछ इनपुट देना चाहता है? सर, मैं बात रखना चाहूँगा कि ऋग्वेद में भी लोकतंत्र का उल्लेख मिलता है। एकम सत विप्रः बहुधा वदन्ति। विद्वान लोग जो है सत्य की अलग अलग तरीके से व्याख्या करते हैं, बल्कि सत्य एक ही होता है। ये हमारी बहुलतावादी संस्कृति का उल्लेख करता है। जैसे कि G20 का थीम भी है कि वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम केवल गुड गवर्नेंस की बात नहीं करता, बल्कि इसमें यूनिवर्सल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात है। ये हमारे भारतीय लोकतंत्र की जो है पद्धति को दर्शाता है। जी। और कोई? जी, भारत केवल लोकतंत्र की जननी नहीं है, निसंदेह भारत संस्कृति और सभ्यता की भी जननी है। कहा जा सकता है कि उर्वर आध्यात्मिक संचेतना से परिपूरित वैभव व संपन्नता की पराकाष्ठा के परिप्रेक्ष्य में सोने की चिड़िया के रूप में ख्यात, गायंती देवाः किल गीत कानि के रूप में देव अभिलषित, अगर फिरदौस वर्ण में ज़मी यस्त अमी यस्त अमी यस्त अमी यस्त के रूप में प्रथित यश का भागी भारतवर्ष अनादिकाल से विश्व के सिरमौर के रूप में स्थापित रहा है। वास्तव में अत्युक्ति नहीं होगी, जब विश्व सभ्यताएं अपने शैशव काल की सांसें लेना सीख रही थीं, तो भारत की इसी भूमि पर अप्रतिहत ज्ञान के विश्व कोशस्व स्वरूप वेद का प्रतिमान स्थापित हुआ। महर्षि कणाद ने अणु सिद्धांत स्थापित किया, ग्रथसमद ने शून्य का अनुसंधान किया, भास्कराचार्य ने पाई की खोज की, वराहमिहिर ने कोपरनिकसई सिद्धांत के सदियों पूर्व ग्रह सिद्धांत तथा गति सिद्धांत की स्थापना की, चरक सुश्रुत धन्वंतरी ने चिकित्सा की जटिलतम गुत्थियों को सुलझाया, योग विज्ञान का चिरकालिक स्थापन हुआ, जिसका अनुगामी आज पूरा विश्व बनता दिखाई दे रहा है। परंतु बदलते परिवेश में बहुत सारी, जैसे जिस तरह से हम लोग इस समय 1 अरब 31 करोड़ की संख्या को पार कर चुके हैं, तो लोकतंत्र की चुनौतियां भी हमारे सामने हैं। हमें कहीं ना कहीं लोकतंत्र को गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी से जोड़कर देखना होगा। भारत की क्षमता विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की नहीं है, भारत की क्षमता है विश्व की पहली अर्थव्यवस्था बनने की। तो उसके लिए हमें दूर दराज के क्षेत्रों में, जहां शिक्षा नहीं पहुंची है, जहां रोजगार के संकट हैं, युवा बर्बाद होते जा रहे हैं और एकदम से खत्म, मतलब अपने उद्देश्य से भटकते जा रहे हैं, हम उन चीज़ों को ध्यान रखना होगा। भारत निसंदेह विश्वगुरु बनेगा और ये बन के रहेगा। धन्यवाद जी। ये तो हमारे वैभव की बात हो गई है। हम लोग प्राचीन काल से ही किस तरीके से लोकतांत्रिक व्यवस्था में रहने वाले और आगे बढ़ने वाले लोग हैं, ये बात हो गई है। लेकिन बदलती हुई व्यवस्थाओं में लोकतंत्र पर भी लगातार अलग अलग
क्षेत्र में चोट होती रही है और लोकतंत्र की चुनौतियां भी समय के साथ साथ बदलती रही है। जैसे वाजपेयी जी, हमने देखा कि प्रथम विश्व युद्ध हो या द्वितीय विश्व युद्ध हो, वो अपने आप में एक लोकतांत्रिक रूप से माना जा रहा था कि वैश्विक एक बड़ी चुनौती है। उसके बाद कुछ बीमारियां जो हैं वो चुनौती बन गई हैं। युद्ध तो समय समय पर जो है बड़े तौर पर एक चुनौती रहा ही है लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए, और आतंकवाद जो है जिसे हम लोग न केवल पिछले 5 दशक से जूझ रहे हैं बल्कि अब ऐसा समय आ गया हमने उसको हराना भी शुरू कर दिया है। तो क्या समय के साथ साथ जो चुनौतियां आती रहती हैं लोकतांत्रिक व्यवस्था को जो है नेस्तनाबूद करने का प्रयास करती है, उससे निपटने की कोशिश भी है P20, और आधुनिक परिवेश में कौन सी नई चुनौतियां हैं जिसका सामना हमें करना पड़ रहा है और P20 के माध्यम से उसका निराकरण हम सामने रखना चाहते हैं? आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। जब आतंकवाद ने इस देश में या संसार में पैर फंसाए तो सब देशों की चिंता का केंद्र बिंदु बना आतंकवाद, और उस आतंकवाद से लड़ने के लिए, मानवता को बचाने के लिए समूचे देशों में अलग अलग चिंतन प्रारंभ हुआ। अगर मैं आपकी बात को बड़ी करता हूं तो ये P20 सामूहिक चिंतन कि लोकतांत्रिक संस्थाएं, संसद का क्या देश की चुनौतियों से मुकाबला करने में रोल है और संसद में निर्वाचित जनप्रतिनिधियों का क्या रोल होना चाहिए, उसकी दिशा देगा ये P20। आतंकवाद से लड़ते लड़ते आज हम इस परिस्थिति में आ गए कि आतंकवाद पर अब हिंदुस्तान में हम हावी हैं और समूचे विश्व की चिंता का विषय भी आतंकवाद है। जी, यहाँ पर एक और तरीके का आतंकवाद है सुजीत जी, और जिससे एक पक्ष या दो पक्षी नहीं, हम कह सकते हैं वैश्विक स्तर पर हम लोग जो हैं कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहे हैं, परेशानी उठा रहे हैं, और वो है प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन। तो क्या माना जाए इस बार के P20 में बहुत ही महत्वपूर्ण विषय होने वाला है और इस पर बहुत जो है गहनता से विचार विमर्श भी होगा P20 के तमाम प्रतिनिधियों और सदस्यों के बीच? बिल्कुल, देखिए सिर्फ P20 नहीं, G20 के हर कार्यक्रम में जलवायु प्रदूषण एक मुख्य एक प्रमुख एक मुद्दा था। और प्रधानमंत्री जी हर प्लेटफॉर्म में ये कहते हैं कि इंडिया विल टेक लीडरशिप इन क्लाइमेट एक्शन। देखिए आज हमारा नेट जीरो जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उसमें भारत ही एकमात्र देश है जिसका नेट जीरो गोल है। 2070 तक हम लोग नेट जीरो बन जाएंगे। 2030 तक जितना हमारा एनर्जी हमारा जो नीड है वो 50% ग्रीन सोर्सेस से आएंगे। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का स्थापन भी भारत ने किया था। अभी इंटरनेशनल बायोफ्यूल अलायंस का भी अभी G20 में प्रधानमंत्री जी ने इसका घोषणा किया है। तो जो जितना क्लाइमेट एक्शन में भारत का जो भूमिका रहा है G20 से काफ़ी पहले और अभी P20 में और उसके बाद भी, तो पूरा दुनिया देख रहा है भारत की तरफ कि भारत का क्या भूमिका रहा है, भारत का क्या नज़रिया है। और क्योंकि हम लोग जब डेवलप कर रहे हैं, हम लोग ग्रो कर रहे हैं, तो ये जाहिर है कि हम लोग ज़्यादा एनर्जी हमारी ज़रूरत होगी, हम लोग ज़्यादा पॉल्यूट करेंगे। लेकिन पब्लिकली एक डेवलपिंग कंट्री होते हुए भी हम लोग कहें कि हम लोग 2070 तक कम्प्लीटली नेट जीरो बन जाएंगे, ये बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट है। और इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और जो ग्लोबल साउथ में आज भारत हैज़ बिकम द क्लाइमेट लीडर। तो ये जलवायु प्रदूषण का जो रोल है P20 में तो रहेगा ही, लेकिन एंटायर G20 में भी इसका रहा है। ये कुछ भी अगर आप जो है वैचारिक रूप से भी या फिर बदलाव के तौर पर भी जब कुछ प्रयास करते हैं तो जन भागीदारी के बिना वो प्रयास सार्थक नहीं हो पाते हैं। तो P20 में अगर जलवायु परिवर्तन या G20 में जलवायु परिवर्तन से किस तरीके से लड़ा जाए, उसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं, उस पर विचार किया जा रहा है, विमर्श किया जा रहा है। हम लोगों की भागीदारी में क्या कुछ किया जाना चाहिए? निश्चित तौर पर जो वर्तमान नेतृत्व है, इन्होंने जितने सामाजिक सकारात्मक रचनात्मक अभियानों को चलाया उसमें पूरे देश को जोड़ने का प्रयास किया है। कोई भी अभियान चला है तो उसमें जन भागीदारी अभूतपूर्व रूप से पहले से ज़्यादा रही है। अब ये जो प्रयास है ये वैश्विक जन भागीदारी का प्रयास है कि पूरी दुनिया की जनता बड़े सवालों पर, बड़े मुद्दों पर एकजुट हो और एकजुट होकर उस समस्या का समाधान करे।
इसलिए यह तो जरूरी ही है, और हम जनता की भूमिका निर्विवाद रूप से उसमें बहुत ज़्यादा है, क्योंकि कोई भी नेतृत्व, कोई भी नीति, कोई भी सिद्धांत तभी फलीभूत होता है, तभी कार्यान्वित होता है, तभी सफल होता है जब जनता उसमें बढ़ चढ़कर भाग ले। लेकिन मैं एक दूसरा बिंदु यहाँ रखना चाहूँगा। अभी बहुत देर तक बात हुई इस बारे में कि जब भी हमारे सामने कोई चुनौती आती है हम मुखर होकर सामने आते हैं। कमाल का देश है भारत कि भारत तमाम चुनौतियों का सामना तो लोकतांत्रिक तरीके से करता ही है। लोकतंत्र के समक्ष भी जब कोई चुनौती आती है तो भी उसका समाधान लोकतांत्रिक तरीके से ढूंढा जाता है। आपातकाल हमारे सामने उदाहरण है। इसीलिए शुरू में आपने प्रतिबिंब जो कहा ना कि लोगों को आशंका थी कि भारत टूट जाएगा, बिखर जाएगा, अपनी विविधताओं का शिकार हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। भारत टूटा नहीं, भारत बिखरा नहीं, भारत आज भी एक है। और 100 करोड़ से भी ज़्यादा की जनसंख्या यदि आज भी विशाल जनसागर एकता के सूत्र में आबद्ध होकर लगातार यात्रा कर रहा है तो उसका मूल कारण यही है, लोकतंत्र के प्रति हमारी आस्था, लोकतंत्र के प्रति हमारा विश्वास और लोकतांत्रिक मूल्यों का प्रचार और प्रसार। तो निश्चित तौर पर भारत लोकतंत्र के प्रति जो आस्था रखता है, उस आस्था को दुनिया के तमाम देशों में फैलाना, उसको बढ़ाना और यह बताना, यह रेखांकित करना कि लोकतांत्रिक पद्धति, तरीके और व्यवहार के माध्यम से भी बड़ी से बड़ी समस्याओं का समाधान किया जा सकता है, उसी का अभियान है, उसी की पहल है ये P20। और मैं यहाँ एक याद आ रहा है मुझे कि अटल जी ने एक पंक्ति लिखी थी कि लोकतंत्र इस देश का सबसे प्रमुख चीज़ है और लोकतंत्र के लिए अपनी लोग जान कुर्बान कर सकते हैं, लेकिन इस देश में लोकतंत्र को खत्म नहीं होने देगा। उन्होंने लिखा है, जब तक गंगा की धार, सिंधु में ज्वार, अग्नि में जलन, सूर्य में तपन शेष, लोकतंत्र समर की वेदी पर अर्पित होंगे, अगिनत जीवन यौवन अशेष। तो ये अटल जी की आस्था थी और ये देश की आस्था है कि लोकतंत्र के लिए हम अपनी जान दे सकते हैं, लेकिन लोकतंत्र को बचाना है, यह हमारा प्राथमिक कर्तव्य, प्राथमिक दायित्व है। ये पूरा देश समझता है और जब पूरा देश समझता है तो निश्चित तौर पर बड़ी जन भागीदारी ऐसे बड़े अभियानों में होती है, स्वतःस्फूर्त रूप में होती है। और जब नेतृत्व दिशा देता है, मार्गदर्शन देता है, तो क्या प्रभाव होता है वो हाल के वर्षों में हमें दिखाई दिया है। क्या बात है। P20 के अंतर्गत जो विषय रहने वाले हैं, जिस पर बहुत ही प्रमुखता से चर्चा होने वाली है, वो तो हमारे दोनों माननीय सांसद उस पर बात कर ही रहे हैं, अब उनसे जानकारी हासिल कर ही रहे हैं। लेकिन क्या कुछ और, क्योंकि जो है हम लोग वसुधैव कुटुंबकम हमने टैगलाइन दिया था G20 को, और उसी का विस्तार जो है हम लोग P20 के अंतर्गत भी करने वाले हैं। तो क्या और विषय होने चाहिए मानवीय सरोकारों से जुड़े हुए? कुछ आप लोग अपना इनपुट देंगे। हमारे पूर्वजों ने हमें एक समृद्धशाली गौरव करने वाली परंपरा दिया। उन्होंने हमारे लोकतंत्र को अपने लहू से इस प्रकार सींचा कि आज हम गर्व करते हैं। हम गर्व उन मुद्दों पर करते हैं, वो वार्तालाप पे करते हैं जो हमारी पार्लियामेंट में कभी हुआ करते थे, जो विमर्श हमारे पार्लियामेंट में हुआ करते थे, उस पे आज हम गर्व करते हैं। और हमारी जो वैदिक कालीन परंपरा थी, जो बौद्ध कालीन परंपरा थी, जैसा कि माननीय सांसद जी ने बताया, उन मुद्दों पे आज हम गर्व किया करते हैं। लेकिन आज ज़रूरत इस बात की भी है कि हमारी पार्लियामेंट में एक बेहतर डिबेट हो। आज संसद जो है बेहतरीन ढंग से रात रात कार्य करके महिला संशोधन बिल पे उन्होंने कानून बनाए और बहुत सराहनीय थे। लेकिन उसी पार्लियामेंट में कुछ ऐसे शब्द कहे गए जो बहुत ही अशोभनीय थे किसी एक माननीय सांसद जी के लिए। तो मैं समझता हूं कि लोकतंत्र में जब तक संवाद नहीं होगा, बेहतर संवाद स्थापित नहीं होगा, तब तक लोकतंत्र बेहतर ढंग से प्रज्वलित नहीं हो पाएगा। आज दुनिया को ज़रूरत है लोकतंत्र से सीखने की। आज दुनिया को भी ज़रूरत है, भारत को भी ज़रूरत है कि हम किस तरह से अपने लोकतंत्र को और परिष्कृत करें और बेहतर बनाएं, और लोगों के अंदर जन जागरण करा करके मतदान के स्तर को बढ़ाएं, जन भागीदारी को बढ़ाएं। जन जागरण के माध्यम से ही हम अपने लोकतंत्र को परिष्कृत कर सकते हैं, समृद्ध कर सकते हैं। जी, और सबसे बड़ी बात ये है, बैठ जाइए, हम लोग संसदीय व्यवस्था में रहते हैं। अपर हाउस राज्यसभा, लोअर हाउस लोकसभा, उसमें प्रश्नकाल होते हैं, उसमें अलग अलग विषयों को लेकर विधेयक सामने आते हैं, उन पर चर्चा होती है, वो पारित होते हैं, कानून बनते हैं। ये एक अपनी जो है बहुत वृहद एक हमारी परंपरा और व्यवस्था है। लेकिन P20 के संदर्भ में हम लोग बात कर रहे हैं, तो P20 तो कह सकते हैं एक वैश्विक संसद का आयोजन भारत के भीतर हो रहा है, राजधानी दिल्ली में हो रहा है। तो इस वैश्विक संसद के भीतर कौन से विषय महत्व के हो सकते हैं जो सरोकार रखते हैं? क्योंकि हम लोग रंग रूप भाषा में अलग हो सकते हैं, लेकिन मानवीय संवेदना सबकी समान है। तो वैश्विक रूप से मानवीय संवेदना का ध्यान रखते हुए कौन से विषय इसमें होने चाहिए, उस पर कुछ प्रकाश डालना चाहेगा? सबसे पहले सभी को नमस्ते। जैसा कि हम लोग कुछ देर पहले नारी शक्ति की बात कर रहे थे,
कल ही रानी दुर्गावती की जयंती थी। तो हम लोग जो भारत है वो विश्व में अब ये बता रहा है कि जो नारी शक्ति है वो आधी शक्ति नहीं, वो आदि शक्ति है, वो संपूर्ण रूप से शक्ति की शुरुआत है। उसके बाद जैसा कि ये एक थीम है वसुधैव कुटुंबकम, तो लोकतंत्र की बात होती है, पूरे विश्व में लोकतंत्र की बात होती है, लेकिन पूरे विश्व में बस एक प्रकार के लोकतंत्र की बात होती है, वो है राजनीतिक लोकतंत्र। भारत एकमात्र देश है जो लैंगिक लोकतंत्र में विश्वास रखता है, जो सामाजिक लोकतंत्र में विश्वास रखता है, जो आर्थिक लोकतंत्र में विश्वास रखता है। हम जो P20 वाला समिट हो रहा है उसमें ये सिखा सकते हैं पूरे विश्व भर को कि सामाजिक लोकतंत्र जब तक जिंदा है तब तक आप राजनीतिक लोकतंत्र को उसके पीछे चला सकते हैं। केवल सामाजिक लोकतंत्र ही आपके लोकतंत्र की मूल शक्ति है, और भारत हमेशा से इस बात में आगे रहा है कि हम सामाजिक रूप से हर समाज के हर तबके को किसी आधार पे भी हम आगे करते हैं। जैसा कि अभी वुमेन रिजर्वेशन बिल का बात हो रहा था, तो हम इस हिसाब से इतने पीछे से हम सोचते हुए आ रहे हैं वुमेन रिजर्वेशन के बारे में कि हमारी स्मृतियों में लिखा गया है कि यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। तो हम वो देश हैं जो नारी शक्ति को और समाज के हर वर्ग की शक्ति को उतनी ही रूप से सराहते हैं जितने कि किसी एक ऊंचे तबके ऊंचे वर्ग के लोगों की शक्ति को सराहते हैं। जी, यहाँ पर नारी शक्ति की बात बार बार हो रही है और यहाँ पर नारी शक्ति विराजमान भी है, लेकिन नारी शक्ति के जो है मुंह से अगर इस संदर्भ में बातें सामने नहीं आएगी तो विषय मुझे लगता है कि अधूरा रह जाएगा। नारी शक्ति की बात चल रही है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में कितने महत्वपूर्ण है और P20 के संदर्भ में क्या कुछ होना चाहिए वैश्विक स्तर पर। मुझे ऐसा लगता है कि अभी जैसे सभी जो मेन हमारा टॉपिक था कि हम इस पे बात कर रहे थे लोकतंत्र के ऊपर, हमारे पुराणों में, महाभारतों में, महाभारत में, रामायण में और मनुस्मृति ऐसे काफ़ी सारे ग्रंथ हैं हमारे जिसमें नारी शक्ति की भी बात की गई है। तो अगर कहा जाए तो ये अभी की बात नहीं है कि अभी अभी नारी को आगे किया जा रहा है, बल्कि ये पुराने टाइम से ही है। बीच में कई बार ऐसा हुआ कि कोई और टॉपिक की वजह से चीज़ें बदलती रहीं, लेकिन नारी का जो महत्व है ये हमारे पुरातन कालों से ही है। लाइक द roots of Indian democracy is so deep and wide that the entire world, including America and Europe, also takes inspirations from it. So we cannot say that कि अभी अभी ये सारी चीज़ें हुई हैं, ये हमारे पुरातन काल से ही है। ये इंडिया की रूट्स है डेमोक्रेसी, लोकतंत्र हमारे इंडिया की धरती में, यहाँ के लोगों में, यहाँ के रगों रगों में बसा हुआ है। जी, जैसे मैंने कहा कि हमने प्राचीन व्यवस्था की बात कर ली है, नारी शक्ति को केंद्र में रखकर ही हमारी व्यवस्था जो है फली फूली है, उसने विस्तार लिया है। लेकिन समय के साथ साथ वैश्विक स्तर पर जैसे कि युद्ध की विभीषिका होती है तो सबसे ज़्यादा प्रताड़ित नारी होती है, विभीषिका प्राकृतिक आती है तो उसमें भी प्रताड़ित सबसे ज़्यादा नारी होती है। ऐसे संवेद जितने भी विषय हैं उनको क्या एड्रेस किया जाना चाहिए अलग अलग देशों की संसद में, और जब अलग अलग देशों की संसद के नुमाइंदे P20 के माध्यम से अपनी बात को रखने यहाँ पर आ रहे हैं तो किन विषयों को हमें जो है उसमें चर्चा के लिए सामने लाना चाहिए? क्या कुछ और पीछे से भी कुछ बोल सकते हैं? उठ जाए, माइक दे दें। जी सर, जैसे कि अभी हम लोगों के SDG जो गोल्स हैं सतत विकास वाले, उसमें हम लोगों के 5वें गोल में हम लोगों की लैंगिक समानता के बारे में बताया गया है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिस प्रकार हमारा देश ऐसे आगे बढ़ा रहा है, स्त्रियों को सारी चीज़ें मतलब उनके लिए कर रहा है, आगे बढ़ा रहा है उनको हर तरीके से, उन्हें मतलब अभी संसद में बिल पारित करके SDG गोल में हम लोगों को शामिल करके, तो इससे ये है कि अगर P20 वाला जो पूरा वो है उसमें अगर सारे देश मिलके औरतों को मतलब स्त्रियों को आगे करें, और उस प्रकार से ऐसे होगा कि अगर सारी स्त्रियां बराबर आती हैं, पुरुषों के साथ चलती हैं, तो हमारे जो GDP है उसकी ग्रोथ बढ़ेगी, हमारे देश का विकास बहुत तेज़ी से होगा। और इसमें ये भी है सर कि जैसे कि महिलाओं का जो योगदान अपने घर के साथ है, मतलब घर में रहता है जो, और जो बाहर है योगदान हम लोगों का, सर ऐसे है कि अगर वो दोनों लोग इक्वल काम करें तो हमारा GDP 12% बढ़ जाएगा। तो ऐसे है कि महिलाओं की जिम्मेदारी थोड़ा सा जो घर के प्रति है उसको
कम करना चाहिए। कम करने का अर्थ ये है कि सर पुरुषों को भी भागीदारी लेना चाहिए अपने घर या के फिर कामों में। वैल्यूएट करना चाहिए जी। जो काम घर के भीतर जो कहा जी। जाता है ना हाउसवाइफ, जी। उसका वैल्यूएशन भी ठीक ठीक से होना चाहिए। जी। अगर ठीक से होगा तो पता लगेगा जी, कि जी। महिलाएं कितना काम करती है, ताली हो जाए। पंचायत पति वाला मतलब जो वो है, उसमें ये दिक्कत है कि महिलाएं बस सिग्नेचर करती हैं, बाकी जो निम्न स्तर पे काम पुरुष करते हैं। लेकिन अगर संसद में भागीदारी महिलाओं की होगी तो वो डायरेक्ट संसद में आएंगे, उससे लड़कियों को प्रोत्साहन मिलेगा अपना सारा कार्य करने के लिए। लेकिन उसके लिए आवश्यक ये है कि आप जैसी महिलाओं को आगे आना होगा और लोकतांत्रिक व्यवस्था में या संसदीय व्यवस्था में बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लेना होगा। ये तो हो गई है, हम लोगों ने जलवायु परिवर्तन की बात की है और महिलाओं का विषय तो लगातार यहाँ पर चल रहा है, मतलब घरेलू सामयिक स्तर है। से। आपको और क्या लगता है कि P20 के और कौन कौन से ऐसे विषय हैं जो एड्रेस किए जाने बहुत ही जो है ज़रूरी है और एड्रेस किए जाएंगे? देखिए, विश्व के सामने कितना भी हम लोगों ने अपना उत्पादन बढ़ा लिया हो अन्न का, कुछ देश अगर आत्मनिर्भर हो गए हैं तो कुछ देश अभी भी अन्न की दृष्टि से आत्मनिर्भर नहीं है। यानी भय, भूख तो अभी भयंकर मुद्दे हैं। भय है युद्ध का, भय है आतंकवाद का, भय है महिला सुरक्षा का जो विषय भी दर्शाया, और भूख अभी भी। छोटा सा उदाहरण, अभी पिछले दिनों जो वैश्विक महामारी हमारे देश में आई कोरोना, और उसके इलाज के लिए 3 महीने में वैक्सीन हुई है, 230 करोड़ को वैक्सीन लगी। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का ऐसा प्रयास था जिसकी कभी कल्पना नहीं की जा सकती थी। लेकिन उसके बाद मोदी जी ने इतना ध्यान रखा कि किसी गरीब माँ के आंख से 2 आंसू न लुढ़कें, बच्चा उसका रोटी मांगे और उसकी आंख से आंसू न लुढ़के, क्योंकि नौकरियां छूट गई थी लोगों की, व्यवसाय बंद हो गए थे। तो गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत 80 करोड़ लोगों को 5 किलो प्रतिदिन अन्न देकर भूखा रहने से बचाने का काम मोदी जी ने किया है। उसी तरीके की परिस्थिति सामान्यतः अन्य देशों में है। P20 में भूख से भी बचाने के एक सामूहिक कार्यक्रम बनना चाहिए कि संसार का कोई व्यक्ति भूखा ना सोए, उसकी व्यवस्था सामूहिक तौर पर करनी चाहिए। जी जी, क्या सुजीत जी आप भी सहमत हैं इस बात से? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, कोरोना का लक्ष्मीकांत जी ने जो बात उठाया, भारत एकमात्र देश है जिसने 150 देशों को वैक्सीन भेजा कोविड के समय पे, जबकि हमारे यहाँ पे इतनी ज़रूरत थी। फिर भी क्योंकि हम लोग वसुधैव कुटुंबकम का बात करते हैं, G20 का मोटो भी यही है, 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर। तो हम लोग, ये तो G20 एक इवेंट है, लेकिन हम लोग जब कोरोना के समय पे हाहाकार मचा हुआ था पूरे दुनिया में वैक्सीन को लेके, तब हमने 150 देशों को वैक्सीन भेजा है। आतंकवाद का बात उठाया, आतंकवाद ठीक है अब कुछ कम होते जा रहा है, लेकिन अभी भी बहुत सारे देश हैं जो आतंकवाद को फैला रहे हैं। आतंकवाद हमारे पड़ोसी देश हैं, और एक और पड़ोसी देश है हमारा चाइना, मैं नाम भी लेना चाहूँगा, जो विस्तारवाद में विश्वास करता है, जो ख़त्म हो जाना चाहिए। विस्तारवाद एक मिडिवल कंसेप्ट है, लेकिन चाइना हर उस कंट्री का टेरिटरी, चाहे लैंड हो या वाटर हो, उसको अपना बनाना चाह रहा है। तो ये सब विषयों पे चर्चा होना चाहिए P20 में। और सारे जो ये देश हैं, जो चाइना तो डेमोक्रेसी भी नहीं है, गणतंत्र भी नहीं है, तो ये सारे जो लोकतंत्र देश हैं, ये सारे मिलके ये सब विषयों पे इस पे चर्चा होगा, मुझे उम्मीद है। और मैं आशा रखता हूँ, जैसे हमारी बहन ने जो बात उठाया नारी सुरक्षा को लेके, हमारा देश है, ये धरती है जहाँ पे जननी जन्मभूमि को स्वर्ग से भी ज़्यादा ऊंचा दर्जा दिया गया है। जननी जन्मभूमि से स्वर्गदपि गरियाति करे। लेकिन हम लोग देखते हैं, रोज़ देखते हैं, अखबारों में पढ़ते हैं लड़कियों के साथ क्या यहाँ पे हो रहा है। तो ये एक बहुत दुख का बात है, इस पे भी मुझे लग रहा है चर्चा होना चाहिए P20 में। जी, ऊर्जा एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें जो है भारत लगातार प्रयास कर रहा है क्लीन एनर्जी को किस तरीके से लोगों तक पहुंचाया जाए, उसका विस्तार कैसे और उसका प्रयोग कैसे बढ़ाया जाए, और न केवल घरेलू स्तर पर बल्कि वैश्विक स्तर पर भी। और G20 में तो बाकायदा एक विषय था इसको लेकर, क्या उसको लेकर हमें अपनी भागीदारी भी निभानी चाहिए? नहीं, निश्चित तौर पे ऊर्जा जो है वो पूरे देश के लिए एक महत्वपूर्ण विषय रहा है, और कई युद्ध तो सिर्फ ऊर्जा के कारण हुआ है। और जैसे पुराने ज़माने में यज्ञ स्थलों पर हमला किया जाता था राक्षसों के द्वारा,
तो अब तो आप देखते हैं कि आधुनिक युग में सबसे पहले हमला ऊर्जा के स्थलों पर होता है कि कैसे ऊर्जा के स्थलों पर कब्जा कर लिया जाए, ऊर्जा के स्रोतों पर कब्जा कर लिया जाए, या दूसरे देश जो दुश्मन देश है उसके ऊर्जा के केंद्र को खत्म कर दिया जाए। तो ऊर्जा तो एक महत्वपूर्ण विषय है जो हमेशा रहा है। और क्लीन एनर्जी की जो बात आपने कही, निश्चित तौर पर मोदी जी ने दुनिया के तमाम मंचों से इसको लेकर के न केवल आह्वान किया है, पहल किया है, नेतृत्व किया है, बल्कि देश में भी क्लीन एनर्जी के लिए बहुत सारे अभियान चलाए गए हैं, बहुत सारी चीज़ें विकसित की गई है, चाहे वह सोलर एनर्जी के रूप में हो या दूसरे माध्यमों से। तो ऊर्जा एक महत्वपूर्ण बिंदु है, प्रकृति एक महत्वपूर्ण बिंदु है, स्त्री एक महत्वपूर्ण बिंदु है। लेकिन मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ कि जब लोकतंत्र के दृष्टि से हम बात करें तो ये जो पीठासीन पदाधिकारियों का सम्मेलन हो रहा है, इसमें तो मोटे तौर पर लोकतांत्रिक संस्थाओं को कैसे मजबूत किया जाए, अलग अलग मुद्दों को ज़्यादा एड्रेस करने के बजाय लोकतांत्रिक संस्थाओं को कैसे मजबूत किया जाए और लोकतांत्रिक संस्थाओं की क्या भूमिका है, क्या दायित्व है, कैसे इन मुद्दों को ज़्यादा से ज़्यादा लोकतांत्रिक प्रक्रिया में शामिल किया जाए, बहस विमर्शों में शामिल किया जाए, इस पर अधिक बात होगी और उसी पर बात होनी चाहिए। क्योंकि अलग अलग संसद में जब इन विषयों पर गंभीरता के साथ, गहनता के साथ चिंतन होना शुरू होगा तो ये सारे विषय और इन सारी समस्याओं का समाधान, इसका परिहार स्वतः ही होना शुरू होगा। तो मैं इस सम्मेलन को लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूती देने की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण सम्मेलन मानता हूं और परस्पर साझेदारी की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण सम्मेलन मानता हूं और इन बिंदुओं पर बात होनी चाहिए। जो बात अभी साथी ने कही है, पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन का सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि संसद में बैठने वाले संसद सदस्यों को उनके दायित्व के और उनके कर्तव्य के अनुरूप कैसे बनाया जाए। आज संसद, मैं ये नहीं कहूंगा कि अप्रासंगिक हो रही है, लेकिन कुछ लोगों के आचार विचार और व्यवहार के कारण अपने अर्थ को कभी कभी ऐसा डर लगता है कि ये अपने अर्थ को खो ना दे। जिस विमर्श के लिए, जिस वार्तालाप करने के लिए, समस्याओं पर गहन चिंतन करने के लिए संसद बनी है, उससे हटकर हम व्यक्तिगत एजेंडों पर आकर, और क्षमा चाहते एक बात कहूँ, कभी कभी मीडिया में हाईलाइट पाने के लिए हम इस प्रकार का आचरण और व्यवहार करते हैं जिसके कारण संसद लगता है कहीं अपना अर्थ खो रही है। पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में सबसे पहला एजेंडा ये होना चाहिए कि ये सांसद और विधायक मर्यादा में कैसे रहें और जिस काम के लिए ये बने उस काम पर कैसे विचार करें, ये परिस्थिति कैसे निर्माण हो, इस पर भी चिंतन होना चाहिए। लेकिन ये चुनौती भारत के लिए है, ये वैश्विक स्तर पर लोकतांत्रिक संस्थाओं में जो है ये चुनौती कहीं ना कहीं सामने आ रही है। ये कुछ हद तक हर देश में है, लेकिन मुझे लगता है ज़्यादा है हमारे देश में। हम लोग आए दिन अभी देख रहे हैं, अभी मानसून सेशन ठीक से चला नहीं, उससे पहले बजट सत्र ठीक से चला नहीं, उससे पहले शीतकालीन 2022 का भी ठीक से चला नहीं। ये एक आदत बन चुका है। और मैं लक्ष्मीकांत जी को ये याद दिलाना चाहता हूँ, जब ये लोग विपक्ष में थे ये लोग भी यही करते थे। तो ये सिर्फ अभी कांग्रेस और ये जो विपक्ष वाले हैं इनका ये नहीं है, ये सारे राजनीतिक दलों को मिल के इस पर एक सहमति बनाना चाहिए कि कम से कम हम लोग 0 आवर हो, क्वेश्चन आवर हो, जहाँ पे लोगों के मुद्दों की बात होती है। हम लोग जब संसद में आते हैं कितने उम्मीद लेके हमारे जो भेजते हैं हम लोग को, हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स भेजते हैं कि हमारा सांसद जाएगा दिल्ली में, हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी का जो मुद्दा है, इशू है, उसको उठाएगा, राज्य का जो मुद्दा है उसको उठाएगा। लेकिन जब वॉश आउट हो जाता है, जब डिसरप्शन हो जाता है, संसद ठीक से चल नहीं पाता है, तो बहुत दुख होता है। तो और आपको पता ही है प्रतिभम जी, 1 मिनट में 18 लाख खर्च होता है संसद को चलाने में, प्रति मिनट। तो इतना बड़ा रिसोर्स हमारा टैक्स पेयर्स मनी, वो जब खर्च होता है और हम लोग आके यहाँ पे हल्ला गुल्ला करते हैं, वेल ऑफ द हाउस में जाते हैं, डिसरप्ट करते हैं, तो ये देश के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। और मैं यहाँ पे ऑन रिकॉर्ड कहना चाहता हूँ, मेरा पार्टी बीजू जनता दल आज तक कभी वेल ऑफ द हाउस में नहीं गया। लक्ष्मीकांत जी भी मानते हैं, प्रधानमंत्री जी ने इसका जिक्र किया। एक बार भी हम लोग ऑपोजिशन में हैं और हम लोग सरकार का खूब विरोध करते हैं, लेकिन हमको लगता है जब देश हित में या समाज हित में, जनहित में कोई बिल है या कोई बहस है तो हम लोग भाग लेते हैं, सरकार का सराहना भी करते हैं। लेकिन जब लगता है हम लोग को 370 लीजिए, ट्रिपल तलाक लीजिए, सिटीजन अमेंडमेंट बिल लीजिए, हर बिल में हमने सरकार का सपोर्ट किया है। लेकिन हमको जब लगता है कि कोई बिल या कोई मुद्दा देश हित में नहीं है, जनहित में नहीं है, तो हम लोग उसका विरोध भी करते हैं, खूब विरोध करते हैं। लेकिन हल्ला गुल्ला, वेल ऑफ द हाउस में जाना, हम लोग इसमें विश्वास नहीं करते हैं। तो ये पता नहीं मुझे, ये पूरी दुनिया के लिए एक विषय, चर्चा का विषय है कि नहीं, लेकिन हमारे देश के लिए जरूर चर्चा का विषय है। और मैं
हमारे युवा साथियों से अपील करूंगा कि आप लोग प्रेशर बनाइए, अपने अपने सांसदों, अपने अपने जो विधायक हैं उनके ऊपर प्रेशर बनाइए कि आप ऐसा नहीं कर सकते। और आपने भी बहुत अच्छा यानी बात कहा। जवाबदेही तय जवाबदेही होनी की तरफ चाहिए आपके जनप्रतिनिधि की कि भाई आपको सदन के भीतर भेजा है हमारी परेशानियों को दूर करने के लिए, उन तमाम समस्याओं का निराकरण संसद के माध्यम से या विधानसभा के माध्यम से खोजने के लिए, लेकिन आप व्यवधान में समय ज़्यादा बिता रहे हैं। क्या ये सवाल किया जाना चाहिए, आपको लगता है? जी सर, जैसा कि सर ने कहा इस बात को लेकर के, जवाबदेही की बात, G20 और P20 है क्या, कम से कम ग्रामीण के लोग तो जाने कि देश में हो क्या रहा है। क्योंकि अगर गांव के लोग नहीं जानेंगे, शहर तक ही सीमित हो जाएगा, तो फिर भारत देश की जो तरक्की और उसकी विविधताओं के बारे में बात की जाती है वो समझ नहीं पाएंगे। क्योंकि अगर गांव के लोग नहीं जानेंगे जो G20 है क्या, क्या हो रहा है देश में, तो ये जवाबदेही है कि जो पार्लियामेंट में जो लोग हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, जो लोग हैं, और वो अपने अपने क्षेत्र में जाएं, गांव के लोगों को बताएं, प्रधान लोग बताएं जाके ग्रामीण जनता को कि G20 है क्या। भारत देश में एक प्रखर प्रधानमंत्री आज हुआ है, माननीय नरेंद्र मोदी जी, इतना बड़ा कार्यक्रम पूरे विश्व को लेकर के एक साथ एक मंच पर लाकर उन्होंने खड़ा कर दिया है। वो किस तरह से महत्वपूर्ण है, जब तक लोगों को बताएंगे नहीं, गांव के लोग जानेंगे नहीं, वो समझ नहीं पाएंगे जो G20 क्या है और P20 क्या है। जी तो जी, इसलिए लेकिन बहुत हमने देखा है जरूरी कि है। प्रधानमंत्री मन की बात के द्वारा लगातार ग्रामीण और अंचल में रहने वाले तमाम वो लोग जो अपने अपने प्रयासों से समाज में कुछ अलग कर रहे हैं, चाहे वो छोटा काम है लेकिन वो बिल्कुल विभिन्न तरीके से करके प्रतिमान स्थापित कर रहे हैं, उनको एड्रेस करते हैं और समय निकालकर उनसे बातचीत भी करते हैं, मेल मुलाकात भी करते हैं। लेकिन ये बात सही है कि जब हम लोकतांत्रिक व्यवस्था, संसदीय व्यवस्था से लोगों को जोड़ने की बात कर रहे हैं तो हमें ग्रामीण और अंचल के लोगों को भी जोड़ना चाहिए। तो क्या उस और भी हमें जाना चाहिए? निश्चित तौर पर जो बात कही है, 80% जनता गांव में बसती है। गांव का जनप्रतिनिधि यदि गांव की जनता से जुड़ेगा और संसद और विधानसभाओं के माध्यम से विकास लाकर की किरण गांव में दिखाएगा, ये है हमारा जनप्रतिनिधि का कर्तव्य। शायद 50% से ऊपर जनप्रतिनिधि इस काम से विरत हैं। वो क्षेत्र के विकास में नहीं, वो ऊपर ही ऊपर दिल्ली के आभा मंडल में या लखनऊ के आभा मंडल में घूम रहे हैं। उनको अपने क्षेत्र की जनता से अलग हो जाते हैं तुरंत। विधायक चुने गए, लखनऊ में आवास, 4-5 साल बाद फिर वहीं आना है चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन 4 साल बाद आ जाएंगे, 4 साल लखनऊ रहेंगे, ऐसे ही दिल्ली रहेंगे। मेरा ये कहना कि जनप्रतिनिधि को अपनी मूल धरती को नहीं छोड़ना चाहिए। मूल धरती का मतलब है ग्रामीण जनता, जोड़ना, उससे अपने को जोड़े रखना चाहिए और वहाँ की बहस का लाभ वहाँ की जनता तक पहुँचना चाहिए। और सरकार के संसाधनों को लेकर, भाई सांसद विधायक इसलिए भी नहीं, सरकार के जो संसाधन है, योजनाएं, उनको लेकर, मैं शब्द इस्तेमाल करता हूँ छीन कर, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी में बैठे कुछ लोग ऐसे हैं जो उसको आसानी से नहीं होने देना चाहते, छीन कर अपने क्षेत्र की जनता को पहुंचाना चाहिए और उस दायित्व का निर्वहन करना चाहिए, बजाय इसके सदन में व्यवधान डालकर हाईलाइट होने की। जी जी, कुछ कह रहे थे आप? जी, चलते चलते P20 से हम लोगों को क्या आशा है, हम दोनों जनप्रतिनिधि से एक टिप्पणी चाहेंगे। और क्या जिस तरीके से G20 के माध्यम से भारत जो है विश्व पटल पर एक धूमकेतु बनकर उभरा है, तो P20 क्या वैश्विक लोकतांत्रिक व्यवस्था का केंद्र बिंदु भारत बन जाएगा P20 के बाद? निश्चित तौर पर केंद्र बिंदु बनेगा और P20 से विश्व के सभी देशों की पार्लियामेंट का संचालन, वहाँ के माननीय सदस्यों का आचरण और व्यवहार, इसका दिशा निर्देश P20 के सम्मेलन से मिलना चाहिए, ऐसी मेरी अपेक्षा है। जी सुजीत जी। बिल्कुल, देखिए मैंने पहले भी कहा था कि जो अमृतकाल, अभी 2047 हम लोग जब 100 साल पूरा हो जाएगा हमारा आज़ादी का, तो हम लोग दुनिया का 1 नंबर देश बनेंगे, ये मेरा उम्मीद है और आशा भी है। और अभी 5वीं अर्थव्यवस्था से लेकर 3री अर्थव्यवस्था, उससे पहली ये भी बन जाएंगे। G20 से दुनिया भर को पता चला है कि भारत की शक्ति क्या है, भारत क्या करने का, भारत का काबिलियत क्या है। और ये आज पूरा दुनिया में
पहले हम लोग 2004 से 2011 में भारत से बाहर रहता था, तो उस समय एक इंडिया को जो नज़रिया से देखते थे आज बिल्कुल बदल गया है। आज जो रेस्पेक्ट है इंडिया का ग्लोबल स्टेज में एक बहुत ही अलग है वो। तो ये P20 तो एक वर्टिकल एक वर्किंग ग्रुप हो गया G20 का, तो पूरा G20 का जो श्रेय और जो भारतवासियों को मैं इसके लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। इतना सुंदर आयोजन किया, और जो भाई हमारे बता रहे थे कि गांव में पहुंचना चाहिए, कोशिश भी हुआ है। 400 छोटे छोटे शहरों में G20 का आयोजन हुआ है, 400। मैं कालाहांडी एक ज़िला है उड़ीसा में, एक बहुत ही ट्राइबल डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ से आता हूँ। वहाँ पे भी वो वहाँ था, कोई सोच नहीं सकता कि G20 का आयोजन वहाँ पे होगा, तो वहाँ पे भी प्रधानमंत्री जी ने आयोजन किया है। तो ये है जो सफलता G20 का। सिर्फ 19 देशों से और यूरोपियन यूनियन के हेड आ गए और हम लोग दिल्ली में बैठ के सम्मेलन कर लिया, ऐसा नहीं है, बहुत है। ये बात सही है कि जो जनप्रतिनिधि हैं और देश की सफलता सिर्फ G20 नहीं, हर क्षेत्र में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ये सफलता का जो मैसेज है लोगों तक पहुंचाना चाहिए उनका जो है, क्योंकि लास्ट माइल जब तक डेवलप नहीं होगा हम लोग अपने आप को डेवलप नहीं कह सकते। तो जी, गांधी जी कहा करते थे, पंक्ति में अंतिम में खड़े व्यक्ति तक जब तक विकास की बयार नहीं पहुंचती है तब तक वो विकास अधूरा है, अंत्योदय है। जी, तो इस बिंदु पर कि हमने देखा कि G20 हुआ तो हमने भारत मंडपम की आभा देखी, वैभव देखा, और जब अब P20 हो रहा है तो विश्व के सबसे बड़े कन्वेंशन सेंटर यशोभूमि में ये आयोजन हो रहा है, संसद की नई इमारत के साथ साथ। यानी ऐसे आयोजन न केवल वैश्विक स्तर पर हमारा नाम रोशन कर रहे हैं, हमारे आधारभूत ढांचे में भी परिवर्तन ला रहे हैं, उसको भी लगातार मजबूत कर रहे हैं। इस नोट के साथ और तालियों के साथ हम आवाज़ देश की का आज का कार्यक्रम संपन्न करते हैं। आवाज़ देश की में आज के लिए इतना ही। आवाज़ देश की में आपसे फिर भेंट होगी एक नए विषय के साथ। फिलहाल मुझे आज्ञा दीजिए, लेकिन देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।